गुड इवनिंग टू यू ऑल। अब तक जिन चीज़ों को डिस्कस किया है वहाँ तक में किसी प्रकार का कोई प्रश्न है? आज 3 आलेख हमने डाले हैं ग्रुप में। एक जो बतला रहा था राष्ट्रपति शासन को लेकर के जो 70s और 80s की चीज़ें थीं, बीबीसी के एक आलेख पर मेरी नज़र पड़ी थी और बार बार मैं भूल जा रहा था, तो एक तो वो आलेख हमने डाला है। दूसरा आलेख है जस्टिस शेखर यादव का जो मसला है, वीएचपी का जो कार्यक्रम था कोर्ट परिसर में ही, उस कार्यक्रम में जस्टिस शेखर यादव ने जिस तरीके से टिप्पणियाँ की, कम्युनल रिमार्क दिए, वह मसला है। और तीसरा एक आलेख जो है, किसका है बोलो? अरे किसका? तुम लोग एकदम उपवास पर हो क्या है कि घर वाले ने खाना बंद कर दिया है? जस्टिस यशवंत वर्मा प्रकरण जो है, नहीं, कपिल सिब्बल का वो आलेख भी अच्छा आलेख है, उस चीज़ को भी देखे जाने की ज़रूरत है। सहमत हो असहमत हो, जो पॉइंट उभर करके सामने आ रहे हैं उस पॉइंट को एक्सट्रैक्ट कीजिए, ताकि ज़रूरत पड़ने पर अपनी सुविधा के हिसाब से जहाँ पर स्पेस क्रिएट हो हम उनका इस्तेमाल कर सकें। अच्छा, मधु है मल्होत्रा जी। अरे मधु, नाम बदल लो। अनड्यू कन्फ्यूजन जो होता है तो थोड़ा सा उन आलेखों को देखते चलिए, पढ़ते चलिए, ठीक है? क्या फ़र्क आएगा, कितना फ़र्क आएगा, ये पता चलेगा इन द लॉन्ग रन, लेकिन फ़र्क आएगा। और स्पेशली एक पॉइंट मैं इंडिकेट करना चाहूँगा अपने टॉपिक पर आने के पहले। मेरी जब आपके साथ चर्चा हो रही थी जजेज रिमूवल प्रोसेस को लेकर के, तो मैंने कहा था कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है, ठीक है? मतलब कपिल सिब्बल के उस आलेख से डिस्कस मैंने किया था, लेकिन कपिल सिब्बल के उस आलेख से एक पॉइंट उभरा है। एक अगर देखें तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है, जिसका संबंध आर्टिकल 124(4) से जाकर जुड़ता है, नहीं? और अगर 124(4) में जो हमने आपके साथ डिस्कस किया है, अगर वहां पर जाएं तो उसमें क्या है? उसमें है सदन के द्वारा, एक सदन आरोप, राष्ट्रपति वाले में है एक सदन आरोप लगाएगा, दूसरा सदन उसकी जांच करेगा, और जजेज वाले में है रिजोल्यूशन जो लाया जाएगा, जब रिजोल्यूशन एक्सेप्ट हो जाएगा तो न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के तहत एक जांच आयोग का गठन किया जाएगा। अगर प्रस्ताव लोकसभा में लाया गया है तो स्पीकर पहल करेंगे, और अगर प्रस्ताव राज्यसभा में लाया गया है तो उपसभापति पहल करेंगे।
तो यहां पर अगर आप जाकर के देखें, इसको सप्लीमेंट करता है न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968, और इसी के तहत अगर आप देखें, आरोपों की जांच के लिए अर्ध न्यायिक जांच आयोग का गठन होता। अब यहां पर आकर के देखें, यहां जो प्रश्न उभरा था कि ये जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है, ये पूरी की पूरी प्रक्रिया जो है जटिल है एवं दुरूह प्रक्रिया है। नहीं, और इसकी जटिलता दुरूहता कब सामने आती है? 1993 का जो रामास्वामी प्रकरण है, उसमें यह जटिलता दुरूहता सामने आती। तो ये जो रामास्वामी प्रकरण में अनुभव होते हैं, थोड़ा सा पढ़ना आपके लिए आसान हो जाएगा। इसके बाद इसके जो अनुभव रहे, इन अनुभवों के आलोक में क्या किया गया? इन हाउस प्रोसीड्योर ऑफ रिमूवल ऑफ जजेज, इसको कहते हैं जजों को हटाने की आंतरिक प्रक्रिया। नहीं, और ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, ये क्या है? ये न्यायपालिका द्वारा विकसित उपकरण है। और फिर मैं एक बात कहता हूं, आप में से जो लोग भी सुधरना चाहते, नहीं सुधरना चाहते, तो उसमें कुछ नहीं किया जा सकता। तब कंटिन्यू रखिए। क्या अमन जी, एक दिन आए, 2 दिन गायब रहे, कभी ऑनलाइन कभी ऑफलाइन, रेगुलर हो, गैप नहीं दिए हो तो पक्का? अच्छा रुको, मैं चेक कर लेता हूँ। मतलब देखो, मतलब जब तुम कहते हो तो यही होता है कि आंखें मेरी धोखा कैसे खा सकती हैं? नहीं, जैसे 2 दिन पहले जो है, पल्लवी वहां छिप के बैठी हुई थी, नजर नहीं आई, मुझे लगा कि आज टपला दे दी, लेकिन 10 मिनट के बाद लगा कि नहीं है प्रेजेंस। यहां पर इस चीज को समझने की कोशिश करें, ठीक है? इसको जुडिशियल टूल के रूप में डेवलप किया गया है। नहीं, न्यायपालिका ने एक अल्टरनेटिव प्रोसेस डेवलप किया। और यहां पर क्या होता है, इंटरनल प्रोसेस क्यों कहा जाता? ये जो आंतरिक प्रक्रिया है, इसको आंतरिक प्रक्रिया क्यों कहा जाता? क्योंकि यहां पर अगर आप जाकर के देखें, न्यायपालिका द्वारा खुद जांच करवाई जाती।
यहां पर। और दूसरा, अगर आप जाकर के देखें, दोषी पाए जाने पर क्या कहा जाता? सलाह दी जाती है, सलाह दी जाती है। क्या सलाह दी जाती है? आइदर रिजाइन और VRS, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति। ठीक है। तो अगर इसके कंटेक्स्ट में आप जाकर के देखें, इस प्रक्रिया की भी सीमाएं सामने आई। मैंने जस्टिस सौमित्र सेन के मसले की बात की थी, मैंने जस्टिस निर्मल यादव की बात की थी, नहीं, कि इन हाउस जांच में वो दोषी पाए गए, CJI ने उन्हें सजेस्ट किया कि आप रिजाइन करें या VRS लें, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया, नहीं। और जब मना कर दिया तो उसके बाद इसके फर्दर यहां पर कुछ हो ही नहीं सकता, नहीं। न्यायपालिका कुछ कर पाने में यहां पर असमर्थ है। फिर आपको यहां पर प्रोसेस शुरू होगा। न्यायपालिका अधिक से अधिक क्या कर सकती है? वहां पर सरकार को सजेस्ट कर सकती है कि उनके अगेंस्ट उनको रिमूव करने के प्रोसेस को शुरू करे। सरकार शुरू करेगी, नहीं करेगी, क्योंकि वहां तो इनिशिएटिव सांसदों को लेना है। मेरी बातें समझ रहे हैं या नहीं? सांसद इनिशिएटिव लेंगे नहीं लेंगे, पूरा का पूरा उस पर प्रोसेस निर्भर करता। जैसे अभी जस्टिस यशवंत वर्मा का मसला है, और हाथ चलाते रहिएगा। यशवंत वर्मा के मसले में अगर आप जाएं तो आप क्या पाएंगे? तो यशवंत वर्मा के मसले में आप यह पाएंगे कि इन हाउस जांच प्रोसीड्योर में यशवंत वर्मा को दोषी पाया गया, नहीं। अब अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें, अब समस्या वहां पर आ रही है कि जस्टिस वर्मा को बर्खास्त करने की बात चल रही, नहीं। अब बर्खास्तगी की पहल न्यायपालिका ने सजेस्ट किया, CJI ने सजेस्ट किया, और अब यह पहल किसके द्वारा की जाने की बात है? सरकार इस पर विचार विमर्श कर रही है। तो आप अगर देखें, यहां पर सरकार को अथॉरिटी है विचार विमर्श करने की बर्खास्तगी हेतु। कपिल सिब्बल ने टेक्निकल प्रश्न उठाया है। सरकार के पास अथॉरिटी ही नहीं है जजेज के रिमूवल प्रोसेस को इनिशिएट करने की। ऐसी कोई फॉर्मल अथॉरिटी नहीं है। हां, सरकार अगर उन्हें हटाना चाहती है तो सत्तारूढ़ दल अपने MP के माध्यम से एक लोकसभा या राज्यसभा में बर्खास्तगी से रिलेटेड एक नोटिस देगा। सांसद नोटिस देंगे और उस नोटिस पर विचार करते हुए फिर फर्दर रिमूवल प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाएगा। और अगर रिमूवल प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाता तो न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के तहत, नहीं, नए सिरे से उसकी जांच होगी और उस जांच के आलोक में
आगे की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। तो कहने का तात्पर्य यह है, कपिल सिब्बल का ऑब्जेक्शन जो है इसी बिंदु पर है कि जस्टिस यशवंत वर्मा के रिमूवल के लिए इन हाउस प्रोसीड्योर के द्वारा जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है उसको आधार नहीं बनाया जा सकता, आधार बनाए जाने का कोई कारण नहीं दिखता। अब बातें समझ में आई? और अगर ऐसा करने का प्रयास होगा तो सरकार के इस निर्णय का विरोध उनके द्वारा किया जाएगा। एक पहलू यह है। अब दूसरा पहलू समझे गड़बड़ी। जस्टिस शेखर यादव वाले मसले में, और यही सब है जहां पर आप अपने आंसर को औरों के आंसर से डिफरेंट बना सकते। जस्टिस शेखर यादव वाले मसले में जाकर के देखें तो इनिशियली मुझे भी लगा कि वाइजली वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा इन हाउस इन्वेस्टिगेशन प्रोसीड्योर शुरू करने से रोका गया है। लेकिन जब विस्तार से उन चीजों को देखा तो ये तो पूरा इन हाउस प्रोसीड्योर ऑफ रिमूवल ऑफ जजेज या जजों को हटाने की जो आंतरिक प्रक्रिया है, ये तो पूरा का पूरा जुडिशियल प्रोसेस है। नहीं, इस जुडिशियल प्रोसेस से क्या चेयरमैन का कोई लेना देना है क्या? बतलाइए। तो सवाल यह उठता, चेयरमैन ने, राज्यसभा के चेयरमैन अर्थात वाइस प्रेसिडेंट ने किस अथॉरिटी से सीजेआई को लेटर भेजा और सीजेआई को उन्होंने इंस्ट्रक्ट किया कि वे जस्टिस शेखर यादव के अगेंस्ट इन हाउस प्रोसीड्योर को रोकें? इसकी अथॉरिटी थी उनको? यह पहला प्रश्न है। नहीं, और इसको इंटरफेरेंस ऑफ जुडिशियरी, इंटरफेरेंस इन जुडिशियल, एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस इन जुडिशियल मैटर के रूप में लिया गया। न्यायिक मामलों में कार्यपालिका के हस्तक्षेप के रूप में लिया गया और इसे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी के लिए खतरा माना गया या न्यायपालिका की स्वतंत्रता की मूल भावना के प्रतिकूल है। लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष भी था। अब इस दूसरे पक्ष को समझने की कोशिश करें। जस्टिस शेखर यादव के अगेंस्ट दिसंबर 2024 में 55 सांसदों ने, राज्यसभा के 55 सांसदों ने उनकी बर्खास्तगी हेतु प्रस्ताव लाने की सूचना किसको दी? राज्यसभा के सभापति अर्थात उपराष्ट्रपति महोदय को दी। और अगर उसके कंटेक्स्ट में देखें तो ऐसा हुए अब करीब 6 महीने हो चुके हैं, लेकिन राज्यसभा के सभापति ने नहीं, अर्थात वाइस प्रेसिडेंट ने अब तक उन प्रस्तावों पर कुछ एक्शन नहीं लिया है। मतलब अभी तक अगर आप जाकर के देखें तो सिग्नेचर को वेरीफाई करने का प्रोसेस ही 6 महीने से चल रहा है। तो सवाल यहां पर यह उभर कर आ रहा, यहीं पर इंटेंट पर डाउट होता है। वाइस प्रेसिडेंट के इंटेंट पर डाउट यहीं पर होता।
सवाल यह उठता है कि कहीं वाइस प्रेसिडेंट एक और उनके अगेंस्ट राज्यसभा सांसदों के नोटिस को, जस्टिस शेखर यादव के अगेंस्ट राज्यसभा के नोटिस को पेंडिंग रखकर टाल मटोल वाला रवैया तो नहीं अपना रहे हैं, मामले को डाइल्यूट करने की कोशिश में तो नहीं है। और यही कोशिश इन हाउस प्रोसीड्योर, क्योंकि एक बात ध्यान रखेंगे, जस्टिस शेखर यादव के अगेंस्ट जो मामला है सीजेआई ने खुद कॉग्निजेंस में लिया है, वो सो मोटो कॉग्निजेंस में लिया है। किसी ने सीजेआई के समक्ष उनकी शिकायत नहीं की है। अब बातें समझ में आई? नहीं? तो इसलिए अगर देखें जस्टिस शेखर यादव के मसले पर वाइस प्रेसिडेंट का जो रुख है वो दो पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जेक्शनेबल है, दो संदर्भों में उसको लेकर आपत्तियां हैं। एक, इन हाउस प्रोसीड्योर में एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस को लेकर के, ऑटोनॉमी एंड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को लेकर के, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और स्वायत्तता को लेकर के, और दूसरा मसला जो वहां पर है वह क्या है? तो वह आपको है उनके अगेंस्ट जो बर्खास्तगी प्रस्ताव का नोटिस दिया, लाई जाने का नोटिस दिया गया है, उसको कहीं ना उसके प्रति टाल मटोल भरा रवैया अपनाते हुए उसको जो सस्पेंडेड एनिमेशन में रखा गया है, अब तक 6 महीने गुजर गए, ये दोनों चीजें ऑब्जेक्शनेबल हैं। अब बातें समझ में आई या नहीं? और इसी के कंटेक्स्ट में अगर आप जाकर के देखें तो मैंने जो एक प्रश्न उठाया था, जुडिशियल मिसकंडक्ट कई प्रकार के हो सकते हैं, होते हैं, उनकी इंटेंसिटी, उनकी ग्रेविटी अलग अलग होती है। ठीक है? और अगर इस कंटेक्स्ट में जाकर के देखें, अब मैं यहां पर आऊंगा, एक फ्रेज मुझे याद आ गया है। कल जो संसदीय प्रणाली और राष्ट्रपतीय प्रणाली पर पिछले 3 दिन मैंने चर्चा की, हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक फ्रेज यूज किया आंसर राइटिंग में, जिसका आप इस्तेमाल कर सकते। उन्होंने कहा था इंडिया में टू मच डेमोक्रेसी है। अब बहुत ज्यादा डेमोक्रेसी मत लिखिएगा, टू मच डेमोक्रेसी ही देवनागरी में भी लिखे। देखिए कई बार कौन सी चीजें कहां पर याद आ जाती हैं ना, और इस टू मच डेमोक्रेसी को उन्होंने किस रूप में इंडिकेट किया था? प्रॉब्लमेटिक। ये पार्लियामेंट्री सिस्टम की सीमा के रूप में। इसी टू मच डेमोक्रेसी को चेक करने के लिए प्रेसिडेंशियल सिस्टम की बात आती है, वहीं लिखिएगा तब काम देगा पीछे। ठीक है? तो अगर आप जाकर के देखें, वापस मैं अपने टॉपिक पर आता, क्योंकि कई बार जो है ना, ब्रेक जो लेता हूं लंबा हो जाता है, लेकिन इस बार छोटे ब्रेक से ही काम चला रहा हूं। तो तीसरी बात जो मैंने कही थी कि कहीं ना कहीं जो है जुडिशियल मिसकंडक्ट की
इंटेंसिटी और ग्रेविटी के हिसाब से उसकी तीव्रता और गंभीरता के हिसाब से पनिशमेंट की व्यवस्था विकसित करनी होगी। नहीं, जिसके कंटेक्स्ट में हमने कहा था हीरा चोर और खीरा चोर दोनों के साथ एक साथ ट्रीटमेंट, आप दोनों को एक तरह का ट्रीटमेंट आप नहीं दे सकते। अब बढ़े यहां से आगे, कोई डाउट है यहां तक में? क्या कोई प्रश्न है? बढ़े आगे। अब मैं आता हूं राष्ट्रपति। प्रेसिडेंट। एनसीईआरटी वाली बुक है, देखो। हिंदी वाली नहीं है, लाइए। चलिए, अब मैं उम्मीद करूं कि पढ़ करके आए हैं कार्यपालिका वाले चैप्टर को। मैंने क्यों ये बुक अभी निकलवाई? उसके पीछे रीजन यह है कि मेरी नजर प्रश्नों पर है। एक तरीका यह है राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया की चर्चा करूं, उनकी बर्खास्तगी प्रक्रिया की चर्चा करूं, उनके अधिकार और कर्तव्य की चर्चा करूं। नहीं, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति संबंध की चर्चा करूं, राष्ट्रपति राज्यपाल तुलना की चर्चा करूं। एक यह अप्रोच है और ट्रेडिशनल अप्रोच यही कहता है। लेकिन उन चर्चाओं पर आने के पहले मैं कुछ चीजों को इंडिकेट करना चाहता हूं जो कंसेप्चुअल एस्पेक्ट है। वो है संसदीय लोकतंत्र की मूल भावना, बेसिक स्पिरिट ऑफ द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। नहीं, दूसरा कंटेक्स्ट देखें और सारा रेफरेंस पॉइंट क्या होंगे? राष्ट्रपति होंगे, ठीक है। फॉर्मल हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव। दूसरी चीज देखें,
ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से भिन्नता। तीसरा जो बिंदु है संवैधानिक उपबंध। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। और चौथा कंपोनेंट है वह है संविधान निर्माताओं की अपेक्षाएं। Expectations of Constituent Assembly, expectations of founding father of Indian constitutions। नहीं? और सारा घोर मट्ठा इन्हीं 4 पॉइंट के सापेक्ष होगा जो आपको समझना है। संसदीय लोकतंत्र की मूल भावना की अगर हम बात करें तो संसदीय लोकतंत्र जो है इसकी मूल भावना क्या है? डिवीजन ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर, कार्यपालिका शक्ति का विभाजन नहीं। और अगर यहां पर जाकर के देखें इस मैकेनिज्म में राष्ट्रपति की स्थिति क्या है? औपचारिक कार्यपालिका प्रमुख की, फॉर्मल एग्जीक्यूटिव हेड के रूप में प्रेसिडेंट को देखा गया। नहीं? और इनसे अपेक्षा क्या की गई है? राष्ट्रपति से या फॉर्मल हेड जो होते उनसे नो एक्टिव और प्रोएक्टिव रोल, शब्दों पर गौर कीजिएगा। इनसे क्या अपेक्षा की गई है? एक्टिव रोल की अपेक्षा नहीं की गई है, प्रोएक्टिव रोल की अपेक्षा नहीं की गई। इनसे अपेक्षा क्या की गई है? जैसे जब मई 2014 में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो सबसे पहला काम इन्होंने क्या किया? बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता थे उनको पहले मार्गदर्शक मंडल में डाला और कुछ समय में जो है
ये बातें सामने आ गई कि वो मार्गदर्शक मंडल नहीं है, वो दर्शक मंडल है। मार्ग गायब हो गया। नहीं, मार्गदर्शन की अपेक्षा किसको होती है? आप ही में से कई लोगों को मेरे मार्गदर्शन की जरूरत है, कई लोगों को मार्गदर्शन की जरूरत नहीं है। यह भी एक फैक्ट है। वो एक औपचारिकता पूरी कर रहे हैं यहां पर आने की, और दूसरे शब्दों में कहें तो वो आकर के मुझ पर उपकार कर रहे हैं, ऑब्लाइज कर रहे हैं मुझे। तो अगर आप जाकर के देखें, एक्टिव रोल की अपेक्षा नहीं है, इनसे अपेक्षा क्या है? इनसे अपेक्षा है पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह पर काम करने की। एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। नहीं, अब यहां पर सवाल यह उभर कर आता, ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से भारतीय संसदीय प्रणाली सिमिलर है या भिन्न है? तो ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम से इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम डिफरेंट है। और कैसे डिफरेंट है? तो जब इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम में जाएंगे तो यहां पर निर्वाचित राष्ट्रपति की, राष्ट्र प्रमुख की संकल्पना, इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट का कॉन्सेप्ट है, ना कि डायनेस्टिक। बातें ये स्पष्ट हुई। अब अगर यहां से हम मूव करें, ठीक है, तो राष्ट्रपति की भूमिका ब्रिटिश सम्राट की भूमिका से कहीं अधिक व्यापक है। और किस कंटेक्स्ट में इसकी भूमिका कहीं अधिक व्यापक है? वो कंटेक्स्ट क्या है? नहीं, तो राष्ट्रपति से यह अपेक्षा की गई है संविधान की रक्षा की अपेक्षा। मतलब अगर आप देखें और हाथ चलाते रहिएगा, प्रेसिडेंट का पोस्ट जो भारत में है, नॉट सेरेमोनियल पोस्ट, जैसा कि ब्रिटिश सम्राट का पोस्ट है।
कंटेक्स्ट में आप जाकर के देखें, इनकी तुलना में कहीं अधिक सक्रिय भूमिका है राष्ट्रपति की। कहीं अधिक सक्रिय भूमिका है। और अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें, ठीक है, यह राष्ट्रपति की जो सक्रिय भूमिका है, उस सक्रिय भूमिका का आधार क्या है? इस सक्रिय भूमिका को देखें तो इस सक्रिय भूमिका का एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस है। और कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस क्या है? तो बेसिकली अगर आप जाकर के देखें, आर्टिकल 111 संसद द्वारा पारित बिल को पुनर्विचार के लिए लौटाना। आर्टिकल 111 यही कहता है ना कि संसद के दोनों सदनों से जो बिल पारित होकर के राष्ट्रपति के पास जाएगा, उनकी स्वीकृति के लिए राष्ट्रपति या तो अनुमति देंगे या अनुमति नहीं देंगे या पुनर्विचार के लिए लौटाएंगे। नहीं, इसी की चर्चा है ना 111 में। तो इसका मतलब यह कि जब आप अनुमति नहीं देने की बात कर रहे हैं और पुनर्विचार हेतु लौटाने की बात कर रहे हैं, तो वहां पर आप राष्ट्रपति से यह अपेक्षा कर रहे हैं। यहां अपेक्षा क्या है? यहां पर अपेक्षा है संवैधानिक विवेक की। अर्थात राष्ट्रपति अनुमति देंगे, अनुमति नहीं देंगे, या फिर उसे रिकंसिडरेशन के लिए रिटर्न करेंगे। नहीं, तो कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन की बात यहां पर है, संवैधानिक विवेक की बात है। राष्ट्रपति अपने विवेक से यह निर्णय लेंगे। बातें स्पष्ट हुई? अब अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें, अगला जो डायमेंशन उभर करके आता, अनुच्छेद 78 अनुच्छेद 78 यह क्या कहता है? अनुच्छेद 78 यह कहता है कि राष्ट्रपति जो है वो क्या कर सकते? संदेश भेजने का अधिकार। नहीं,
जरूरत पड़ने पर राष्ट्रपति से अपेक्षा करता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद से जानकारियां हासिल कर सकते हैं। नहीं तो यहां पर भी वो ऐसा करेंगे किससे? इसके लिए वो कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिप्शन का सहारा लेंगे। इसका सिंपल सा मतलब है, जहां पर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद से जानकारियां मांग रहे हैं, तो सिंपल सा कंटेक्स्ट है कि जहां पर राष्ट्रपति को लगता है कि उन तक पर्याप्त जानकारियां नहीं पहुंच रही हैं, तो हेड ऑफ द नेशन के रूप में उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है? देश के गार्जियन के रूप में उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है? वो उनसे कहें कि इससे संबंधित जानकारियां हमें उपलब्ध करवाई जाए। वहां भी तो प्रोएक्टिव रोल की उम्मीद उनसे की जा रही है। क्या अंशु जी चौंक रहे हैं? चेहरे पर कई सारे प्रश्न लग रहा है, कुछ पूछना है? हाँ, कि 8 किलो 78 ही नहीं याद है क्या है? बोलिए, अगर नहीं याद है तो क्या? अच्छा सर, किसी दिन जो है ना तुम्हारी जान जाएगी। और पता है ना, अंशु अपने शिकार नहीं करता है, समझे? कुछ किसले को कह देगा। अब आशुतोष तो दिख नहीं रहा है, और नहीं कुछ तो राह चलते भी किसी को दौड़ा देगा। तो ये दूसरा बिंदु है। तीसरा बिंदु यहां पर है आर्टिकल 74(1) प्रोविजियो देखिए छोटा होगा, हाँ हो तो गया। आप लोगों को समझ ही में नहीं आता और हमको गोला बनाना अच्छा लगता है। इससे क्या लगता है कि रिवीजन का काम फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में हो जाता है और विजुअलाइजेशन आसान हो जाता है, समझे? तो आर्टिकल 74(1) परंतु क्या करता है? यह भी तो पुनर्विचार से ही संबंधित है, नहीं? तो यहां पर अगर आप जाकर के देखें, COM की सलाह को पुनर्विचार के लिए वापस भेजना, आशीष कल जो तुम्हारा प्रश्न था उसका आंसर यहीं से इमर्ज करेगा, ठीक है? अब अगर यहां पर हम देखें तो अगला प्रश्न यहां पर क्या उभरता? इसका कलर बदल दे रहा हूं ताकि देखने में थोड़ा सा सुंदर लगे। यही होता है। अनुच्छेद 74(1) परंतु कलर क्यों बदलने की आवश्यकता समझिए। ये तो मूल संविधान के उपबंध हैं, लेकिन ये मूल संविधान के उपबंध हैं। ये 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 और ये परिवर्तन यहीं पर नहीं है,
अगर आप जाकर के देखें अनुच्छेद 352, नहीं, यहां पर राष्ट्रपति से क्या अपेक्षा की गई है? कैबिनेट की लिखित सलाह को सुनिश्चित करने के। ये यहां पर अपेक्षा की गई है, और ये भी जो किया गया किसके जरिए? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए ही। नहीं, अगेन अगर आप जाकर के देखें, ट्रेडिशनल में एक और बिंदु आएगा, वह क्या है? अनुच्छेद 143। यह क्या है? नहीं, सुप्रीम कोर्ट से राय मांगना। और अगर इस कंटेक्स्ट में देखें, ये जो तीनों है, ये तीनों मूल संवैधानिक उपबंध हैं। ठीक है, और ये बाद में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको एड ऑन किया गया है। अब बातें समझ में आई? अपार्ट फ्रॉम दैट, इनसे इतर हट करके देखें तो इसका मतलब क्या हुआ? यहां पर जो हमने अपेक्षा आपसे की, ये जो बात यहां पर मैं कह रहा हूं कि राष्ट्रपति की भूमिका जो है वो कहीं अधिक सक्रिय, कहीं अधिक व्यापक है। तो आप यहां पर कह सकते हैं कि समय के साथ राष्ट्रपति की इस भूमिका को क्या मिला? समय के साथ इस भूमिका को विस्तार मिला। समय के साथ यह भूमिका जो है मजबूत होती चली गई। इतनी बातें स्पष्ट हुई? यहां तक में कोई डाउट? अब थोड़ा सा एक पहलू जो हमें देखना है, वो किसके कंटेक्स्ट में देखना है? संविधान निर्माताओं की अपेक्षाएं राष्ट्रपति से क्या है? नहीं, तो मैं कोट करना चाहूंगा एनसीईआरटी की बुक में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट को जो कोट किया गया, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के उस डिबेट में
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा है? नहीं, डिकोड मैं करता हूं नेक्स्ट पेज पर। प्रधानमंत्री नेहरू और राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति। प्रधानमंत्री नेहरू और राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति। ये रेफरेंस पॉइंट हमारा है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट। अब गौर कीजिएगा क्या बातें नेहरू कर रहे हैं। नेहरू यहां पर पहली बात कर रहे हैं कि हमने राष्ट्रपति को कोई वास्तविक शक्ति नहीं दी, मतलब नो रियल पावर। लेकिन उनके पद को प्रभुतापूर्ण और गरिमा में बनाया। लेकिन रियल पावर ना देने के बावजूद राष्ट्रपति का पद क्या है? एक बार इंग्लिश में टर्म देखिए तो एक डिग्निफाइड टर्म होगा। राष्ट्रपति का जो पद है प्रभुता में और गरिमापूर्ण। प्रभुतापूर्ण और गरिमा में क्या है इंग्लिश में टर्म? देखिए, एक डिग्निफाइड शब्द होगा, वन ऑफ ऑथोरिटी, और डिग्निटी। रियल पावर ना होने के बावजूद नहीं। अब संविधान क्या चाहता है उस पर वो क्या कह रहे हैं? संवैधानिक आकांक्षा क्या है? constitutional expectations, constitutional aspirations, neither a real or executive। ना तो वास्तविक कार्यकारी बनाना और ना ही अब फिर यहां पर एलेबोरेशन नीडेड। नाइदर ए रियल एग्जीक्यूटिव, नाइदर executive nor a figurehead,
ठेठी के शब्द को समझते हैं? ठेठी में एक शब्द होता है मत ठोकवा। कोई मतलब समझते हैं इसका? मत ठोकवा शब्द का मतलब नहीं समझते क्या? अरे मत ठोकवा, माथा नहीं नहीं, मत ठोकवा का मतलब ये हो गया कि साहब हाँ बोलेंगे तो हाँ, नहीं बोलेंगे तो सब लोग नहीं बोलेंगे। नहीं, और हर घर में देखेंगे हेड ऑफ द फैमिली जो होते हैं ना, उनके मत ठोकवा होते हैं हर घर में। हमारे घर में भी हमारी बड़ी वाली सिस्टर थी, तो कुछ होता तो पिताजी कहते कि मंजू, हाँ दादा ठीक कह लो। मतलब वो नहीं नहीं बोलने के वहां पर स्कोप है। अब इस बात को समझिए, सेंस को समझिए। आप लोग जो है लाइन पढ़ करके निकल जाते हैं, नहीं, सारा जिस्ट यही है जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं। ये केवल लाइन नहीं है, क्योंकि जब ये कह रहे हैं ना तो वास्तविक कार्यकारी बनाना, क्यों? क्योंकि ऐसा ना करना संसदीय व्यवस्था की मूल भावना के क्या होगा? मूल भावना के प्रतिकूल होगा। क्यों मूल भावना के प्रतिकूल होगा? क्योंकि रियल हेड कौन होते? पीएम, न कि राष्ट्रपति। अब चीजें क्लियर हुई? तो इसलिए राष्ट्रपति को वास्तविक शक्ति नहीं देना है कि वो रियल हेड की तरह लगे और वो रियल हेड की तरह व्यवहार करे। ठीक है, लेकिन संविधान निर्माताओं ने राष्ट्रपति से विथ ड्यू रेस्पेक्ट कह रहा, रामनाथ कोविंद बनने की भी अपेक्षा नहीं की और द्रौपदी मुर्मू बनने की भी अपेक्षा नहीं की। किसी से मिलना भी होगा तो कहां से डिसाइड होगा? पीएमओ से डिसाइड होगा। बातें समझ रहे? नहीं, ना ही नाम मात्र का प्रधान नॉमिनल हेड के रूप में नहीं देखा गया, ना तो उन्हें रियल हेड के रूप में देखा गया। तो यह संसदीय लोकतंत्र की मूल भावनाओं के अनुरूप है। और यहां जब कह रहे हैं ना ही नाम मात्र का प्रधान, तो अगर आप जाकर के देखें, ये संसदीय लोकतंत्र की अपेक्षाओं के विपरीत बात है। क्योंकि संसदीय लोकतंत्र की अपेक्षाएं क्या हैं? कि राष्ट्रपति नॉमिनल हेड के रूप में काम करे। अब बातें समझ में आई? और ये चीजें भारतीय राष्ट्रपति को क्या करती हैं? भारतीय संसदीय व्यवस्था को डिफरेंट बनाती हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम से, नहीं, और ये राष्ट्रपति को भिन्न बनाती हैं किससे? ब्रिटिश सम्राट से। अगर केवल उन्हें नॉमिनल हेड के रूप में देखा जाता, अगर केवल उन्हें फिगर हेड के रूप में देखा जाता,
तो ये जो पावर दिए गए हैं ये दिए जाते, बतलाइए। इसका मतलब ये चीजें बतला रही है कि वो केवल नॉमिनल हेड नहीं है, उससे एक स्टेप आगे है नहीं। और एट द सेम टाइम अगर आप जाकर के देखें तो ये चीजें उन्हें इतना इंपावर भी नहीं करती हैं कि वो रियल हेड बन जाए। तो नॉमिनल हेड और रियल हेड के बीच की स्थिति आपको दिखाई पड़ेगी। मतलब सामान्य स्थिति में उनसे यह अपेक्षा की गई है कि वो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस के आधार पर एक्ट करें। ये नॉर्मल एक्सपेक्टेशन है नहीं। बट एट द सेम टाइम he is supposed to interfere if needed। at the same time राष्ट्रपति से यह अपेक्षा की गई है कि जरूरत पड़ने पर वो हस्तक्षेप भी कर सकें whenever needed। तो obviously whenever needed he can interfere। तो in which situation he will interfere? Obviously in exceptional situation and circumstances। नहीं, सामान्य परिस्थिति में वो हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन विशिष्ट परिस्थितियों में, आपवादिक परिस्थितियों में वे वहां पर इंटरफेयर कर सकते हैं। नहीं, अब बातें क्लियर हुई या नहीं, चीजें ओपन अप हुई या नहीं। अब लास्ट लाइन भी उतना ही क्रूशियल है। देखिए कितना छोटा लाइन है, 3 मुश्किल से 1 2 3 वाक्य हैं और 3 वाक्य में मर्म है। और आप लोग चुटका नोट्स के चक्कर में क्या करते हैं? वो गाना नहीं है हाय हाय ये मजबूरी, तो उसमें आता है ना, तेरे 2 टकिए की नौकरी में मेरा लाखों का सावन जाए। तो वही आप लोग हाल कर देते हैं, समझे? अरे एक्सट्रैक्ट करना होगा, एक्सट्रैक्ट करने के लिए कॉन्सेंट्रेट होना होगा, फोकस करना होगा, मीनिंग सेंस को डेवलप करना होगा। जब तक उस मीनिंग सेंस को ना छटपटाइएगा तब भी नहीं समझ में आएगा पल्लवी, मुश्किल होगा। अब अगर बढ़े यहां से आगे, अब अगर गौर करें तो यहां पर अगली बात क्या की जा रही है? तो यहां कहा जा रहा है संवैधानिक परिकल्पना क्या है? अब समझ में बात आ रही है ना, क्यों बार बार कहता हूं एनसीईआरटी पढ़ने की? नहीं, संवैधानिक परिकल्पना क्या है? राष्ट्रपति ऐसे प्रधान के रूप में नहीं, कैसा प्रधान? जो ना तो शासक है हु इज नाइदर ए रूलर, ना शासन करता है ना
शासन करता है। नाइदर ए रूलर नॉर रूल्स, नहीं, ठीक है, लेकिन उसे महान संवैधानिक प्रधान बनाना चाहता है। उसे महान संवैधानिक प्रधान बनाना चाहता है। What does it mean? इस शब्द का मतलब क्या है? नहीं, वो कहता है ग्रेट फिगर हेड। अब इस शब्द का, इस फ्रेज को इंटरप्रेट करना होगा, अर्थात जो संविधान के प्रति संवैधानिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध हो, who must be committed to constitution, who must be committed to constitutional values, नहीं, जो संविधान की मूल भावनाओं के अनुरूप काम करे, who must act in accordance with the, who must act in accordance with the basic spirit of constitution, नहीं, तीसरा जो संविधान की रक्षा को तत्पर हो, who must be ready for defending the constitution, who must be ready फॉर डिफेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, जो संविधान की रक्षा को तत्पर हो। और चौथी बात कहूं, जो जरूरत पड़ने पर संविधान की रक्षा के लिए क्या करे, जो जरूरत पड़ने पर संविधान की रक्षा के लिए हस्तक्षेप करे, संविधान प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल से परहेज ना करे।
who must interfere for defending the constitution if needed, and who must utilize his constitutional authority for defending the constitution. बातें ये स्पष्ट हुई नहीं? तो यहां जो शब्द यूज किया गया है, नहीं, महान संवैधानिक प्रधान बनाना चाहता है, उसका कंटेक्स्ट ये क्लियर हुआ या नहीं? नहीं। और अगर आप देखें, अगर आप इस कंटेक्स्ट में देखें, तो एक और पहलू ऐड ऑन करना चाहूंगा, जहां पर एक और पहलू क्या ऐड करना चाहूंगा, तो अगर आप जाकर के देखें तो प्रेसिडेंट की जो पावर्स और अथॉरिटी है केवल इतनी ही नहीं है, ठीक है? भले ही प्रेसिडेंट के कंटेक्स्ट में डिस्क्रिशनरी पावर और डिस्क्रिशनरी अथॉरिटी की चर्चा नहीं है, लेकिन अगर आप जाकर के देखें तो प्रेसिडेंट के कंटेक्स्ट में परिस्थिति जन्य स्वविवेक का अधिकार, सिचुएशनल सरकमस्टांशियल डिस्क्रिशनरी पावर है राष्ट्रपति को। जो कहीं लिखा हुआ नहीं है किसी कॉन्स्टिट्यूशन के किसी प्रोविजन में, कहीं लिखा नहीं है, नॉट रिटन, बट इनहेरिटेड। कहीं लिखा हुआ नहीं है, लेकिन वह संविधान में अंतर्निहित है। अब कैसे कहेंगे संविधान में अंतर्निहित है? किस बेसिस पर? तो बेसिकली अगर आप जाकर के देखें, पहला सिचुएशन है, नहीं, त्रिशंकु लोकसभा और सरकार का गठन, देखते हैं ना, जब श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या हुई, नहीं, आनन फानन में राष्ट्रपति राजीव गांधी को क्या किया गया? पीएम के पद की शपथ दिला दी गई। उसमें जेलसी की भूमिका अहम निर्णायक रही तत्कालीन राष्ट्रपति जो थे। अब देखते हैं, कभी 5 बजे 4:30 बजे सुबह उठ करके राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला देते हैं 4 बजे सुबह, समझे? मोदी है तो मुमकिन है एक ही जगह नहीं होता, कई जगह होता है। यद्यपि उसके पल्ले थोड़ी कम चौड़ी छाती वाले थे, वो कभी कभी इस्तेमाल करते थे। तो एक त्रिशंकु लोकसभा की स्थिति में अगर सरकार का गठन किया जाना है, दूसरा लोकसभा का विश्वास
हो चुके प्रधानमंत्री के इस्तीफे के बाद दो मसला, एक वैकल्पिक सरकार गठन, वैकल्पिक सरकार का गठन, अल्टरनेटिव फॉर्मेशन ऑफ अल्टरनेटिव गवर्नमेंट, और दूसरा लोकसभा को भंग करने का संदर्भ। अगर एक ऐसा प्रधानमंत्री है, ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो लोकसभा के कॉन्फिडेंस को लूज कर चुके हैं, ठीक है, तो अगर वो लूज कर चुके हैं तो ऐसी स्थिति में वो क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री सजेस्ट करेंगे कि सरकार को, मतलब लोकसभा विधानसभा को भंग करके नए सिरे से चुनाव करवाए जाए। ठीक उसी प्रकार अगर आप जाकर के देखें, प्रधानमंत्री कहेंगे कि लोकसभा को भंग करके चुनाव करवा दिया जाए। तो हाउस का कॉन्फिडेंस अगर एक बार लूज कर चुके हैं प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, एक बार लूज कर चुके हैं, तो उस प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति बंधे हुए नहीं हैं, वहां वो स्वविवेक का इस्तेमाल करेंगे। नहीं, अगेन अगर आप जाकर के देखें, केयर टेकर गवर्नमेंट द्वारा नीतिगत निर्णय लेने पर अगर कोई कार्यवाहक सरकार, कार्यवाहक सरकार का मतलब क्या हो गया? जैसे आप देखें, चाहे मुख्यमंत्री विधानसभा का कॉन्फिडेंस लूज करें, चाहे प्रधानमंत्री लोकसभा का कॉन्फिडेंस लूज करें, उस कॉन्फिडेंस को लूज करने के बाद वो क्या कहते हैं? कॉन्फिडेंस को लूज करने के बाद वो कहेंगे रिजाइन करेंगे, और जब वो रिजाइन करेंगे तो उनके रिजाइनेशन को एक्सेप्ट करते राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से क्या कहते कि जब तक कोई अल्टरनेटिव व्यवस्था नहीं हो जाती तब तक आप सरकार का नेतृत्व करते रहें, नहीं, प्रधानमंत्री के दायित्वों का निर्वहन करते रहें। और यही बात राज्यपाल किससे कहते हैं? यही बात राज्यपाल मुख्यमंत्रियों से कहते हैं, नहीं। तो अब अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें तो वो सरकार क्या हो गई? कार्यवाहक सरकार। अगर वैकल्पिक सरकार का गठन नहीं होता है तो फर्दर आप जाकर के देखें, फर्दर क्या होता है? फर्दर आप जाकर के देखेंगे वैकल्पिक सरकार का गठन संभव नहीं होता है, तो उस स्थिति में आप देखेंगे टिल इलेक्शन वो सरकार काम करती है, इलेक्शन के बाद नए सरकार के गठन तक वो सरकार काम करती है। तो वो एक्टिंग गवर्नमेंट है, वो केयर टेकर गवर्नमेंट है। यद्यपि ये बात ध्यान रखिएगा, केयर टेकर गवर्नमेंट या एक्टिंग गवर्नमेंट फ्रेज का इस्तेमाल कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं हुआ है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहीं भी कार्यवाहक सरकार की बात नहीं करती, लेकिन इन प्रैक्टिस उसको केयर टेकर गवर्नमेंट माना जाता। और जो भी केयर टेकर गवर्नमेंट है उससे इतनी अपेक्षा की जाती है कि वह उतना ही निर्णय ले जितना निर्णय सिस्टम को रन करवाने के लिए जरूरी है, व्यवस्था काम करती रहे। जो पॉलिसी मैटर्स हैं उस पर वो निर्णय ना ले, और अगर वो पॉलिसी मैटर्स पर निर्णय लेंगे तो ऐसी स्थिति में उसको निर्णय लेने से रोक दिया जाएगा। राष्ट्रपति उनकी सलाह को मानने से इनकार कर सकते हैं। अब बातें, इसका मतलब समझ में आए? देखिए 3 लाइन का कितना इंटरप्रिटेशन है या नहीं है?
तो अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें तो इसीलिए जो एक आलेख डाला था ना रबर स्टाम्प वाला, पढ़ा था? अरे हाँ या ना? क्या चंदा देखे थे? क्या कपार फोड़ देंगे? ठीक है, ये बातें समझ में आई? तो ये जो है, जब तक आप ब्रिटिश पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको नहीं समझेंगे, जब तक आप ब्रिटिश पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को नहीं समझेंगे, और जब तक आप ब्रिटिश पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी से इंडियन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के डिफरेंसेज को नहीं समझेंगे, कैसे यह डिफरेंट और डिस्टिंक्ट है इंडियन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, तब तक मुझे नहीं लगता कि जिस तरह से यहां से एनालिटिकल नेचर के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, विश्लेषणात्मक प्रकृति वाले प्रश्न पूछे जा रहे हैं, आप उन प्रश्नों को रेस्पॉन्ड करने की स्थिति में होंगे। नेवर। यहां तक में कोई डाउट, किसी भी प्रकार का प्रश्न बतलाइए। कोई प्रश्न है, कोई दुविधा है? तो कल मैं यहीं से फिर उठाऊंगा। ठीक है, पहले मैं प्रधानमंत्री राष्ट्रपति संबंध डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, इन कंटिन्यूएशन इसके आ जाएंगे। ठीक है, और इतने एग्जाम्पल होंगे कि याद नहीं रख पाएंगे। इतने एग्जाम्पल यहां पर होंगे कि आप याद नहीं रख पाएंगे, इसकी गारंटी। ठीक है, तो आज यहीं तक रहने दो। ये फोटो खींच के मुझे भेज देना अभिषेक, वो जो पूरा कोटेशन है। थैंक यू।